हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली. Now effect of the temperature on the rate of reaction can be expressed in the term of the temperature coefficient. Temperature coefficient. Temperature coefficient क्या होता है? Rate constant K at T plus 10 Kelvin over the rate constant at T Kelvin. क्योंकि आपको पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट पे ही डिपेंड करेगी. तो रेट कांस्टेंट किस टेम्परेचर पे, यहाँ पे T केल्विन लिया है तो हमने यहाँ पे 10 ऐड कर दिया T प्लस 10 केल्विन पर. तो जब हम ये देखते हैं तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आती है, 2 to 3 आती है. इसका मतलब अगर जो हम टेम्परेचर जो है 10 केल्विन इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट जो है वो अप्रोक्सीमेटली डबल से ट्रिपल हो जाएगा. एग्जैक्टली कितना होगा वो, उसको तो हम क्वांटिटेटिवली डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द आर्जीनियस इक्वेशन. तो जनरली जो रेट है वो कितना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना हो जाता है. अब ये रेट बढ़ क्यों रहा है? तो पहला तो कारण इसका है कोलिजन फ्रीक्वेंसी. कोलिजन फ्रीक्वेंसी जिसको हम जनरली जेड से डिनोट कर देते हैं. कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ द बाइनरी कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम. कितने कोलिजन्स हो रहे हैं पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज ए कोलिजन फ्रीक्वेंसी. तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नेचुरल है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनमें जो कोलिजन्स का जो रेट है वो भी बढ़ेगा. तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर. क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो जो कोलिजन्स हैं उनके बीच में वो बढ़ेंगे, तो रेट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. तो अब हम इसको बढ़ा करके देख लेते हैं कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी में क्या असर पड़ रहा है. तो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेके चलते हैं, रूम टेम्परेचर 298. तो आपके पास हो गया Z2 बाई Z1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, रूट T2 बाई T1. तो ओरिजिनली आपका जो टेम्परेचर था वो मान लेते हैं कि 298 है और 10 केल्विन आपने बढ़ा दिया, यानी कि उसको कर दिया आपने 308 कर दिया. तो अगर इस को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1.016, यानी कि जो आपका Z2 है, जो बाद में जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गया, पहली कोलिजन फ्रीक्वेंसी का 1.016 हो गया जब आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया, 10 केल्विन बढ़ाया. यानी कि जो Z2 आपके पास आया दैट इज 1.016 टाइम्स Z1, ये आपके पास आया. यानी कि अगर जो आपके पास कोलिजन पहले 1000 थे तो अब जो आपके पास कोलिजन हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 1016 हो रहे हैं केवल. अगर इसको हम 1000 लेते हैं तो बाद की जो कोलिजन्स हैं वो कितने हो गए आपके पास, 1016 हो गए. यानी कहने का मतलब क्या होगा कि जब आपने टेम्परेचर जो है 298 से 308 किया है तो आपका जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो डबल नहीं हुई, केवल कितनी बढ़ी है, 1.6% बढ़ी है केवल. तो केवल 1.6% का राइज आया है उसके अंदर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के अंदर. लेकिन रेट तो आपके पास क्या हो रहा है, डबल हो रहा है. इसका मतलब केवल कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे जो रेट है वो डिपेंड नहीं कर रहा. टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा नहीं है कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उससे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ी, लेकिन कोलिजन फ्रीक्वेंसी डबल तो नहीं हो रही. इसका मतलब कोई और फैक्टर है जो रेट बढ़ाने के लिए रिस्पांसिबल है. वो क्या है, द नंबर ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन्स. नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं कितना, 10 केल्विन बढ़ा रहे हैं मान लिया. ये इधर आपके पास हमने ग्राफ प्लॉट किया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में और किसके बीच में, एनर्जी के बीच में. तो अगर जो मैं इस ग्राफ को प्लॉट करता हूं कितने T केल्विन पे ग्राफ प्लॉट करता हूं तो मुझे कुछ ग्राफ इस तरह का मिलता है.
इस तरह ग्राफ आपको मिलता है। अब कोलिजन तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन जो इफेक्टिव कोलिजन है वो कौन से मॉलिक्यूल्स करेंगे? वो केवल वो मॉलिक्यूल्स करेंगे जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। अगर जो एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड से कम है तो कोलाइड तो करेंगे, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होंगे, वो आपको प्रोडक्ट नहीं देंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो एनर्जी है आपके पास, ये आपके पास है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो केवल इतने मॉलिक्यूल्स आपके पास ऐसे हैं, ये ग्राफ मैंने कब प्लॉट किया? टी केल्विन पर। तो केवल इतने मॉलिक्यूल्स आपके पास ऐसे हैं जिनकी एनर्जी कितनी है? थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। तो इसको मैं डिनोट कर लेता हूं ए बी सी डी, यानी कि इस एरिया में जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी है? थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। ये जो मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं ये कोलाइड तो कर रहे हैं, लेकिन इनका जो कोलिजन है वो क्या है? इनइफेक्टिव है, ये आपको प्रोडक्ट नहीं देगा। तो फिर हमने क्या किया कि ग्राफ प्लॉट किया कितने पे? T+10 केल्विन पर। तो जब मैं इसको ग्राफ प्लॉट करता हूं T+10 केल्विन पर, तो ये ग्राफ थोड़ा फ्लैटन हो जाता है इस तरह से। तो अब आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कितने पे है? T+10 केल्विन पर। तो आपके पास जो एरिया है ये लगभग वो कितना हो गया? आपके पास डबल हो गया। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है, ऐसे मॉलिक्यूल्स का नंबर जिनकी एनर्जी कितनी है? थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, उनकी संख्या डबल होगी। हालांकि कोलिजन्स डबल नहीं हुए, केवल जो इफेक्टिव कोलिजन्स हैं वो डबल हो गए लगभग। तो इस वजह से जो रेट है वो लगभग दुगुना हो जाता है जब हम टेम्परेचर कितना बढ़ाते हैं? 10 केल्विन से उसको इंक्रीज करते हैं। और जैसे आपके पास आ गया कि मान लो किसी रिएक्शन का रेट जो है 10 डिग्री सी पर, कुछ भी ले लो आप, कि मान लो आपका जो है रेट था आपके पास K था, तो 80 पे कितना होगा? 80 डिग्री सी पे कितना होगा? तो 10 से 20 गए आप, 20 डिग्री सी, तो ये डबल हो गया। कितना हो गया आपके पास? ये 2K हो गया मान लिया रेट। 20 से आप 40 गए, 30 गए, तो कितना हो गया आपके पास? ये 4K हो गया। 30 से 40 गए, 30 से अगर जो आप 40 डिग्री पे जा रहे हैं तो ये आपके पास डबल हो गया। फिर से कितना हो गया आपके पास? 8K हो गया। 40 से आप 50 जाएंगे, फिर डबल हो जाएगा आपके पास 16K। 50 से 60 जाएंगे तो 32K। ऐसे ही 60 से 70 जाएंगे तो 64K। और अगर जो हम 70 से 80 जाएंगे फिर डबल हो जाएगा आपके पास रेट, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 128K। तो इस तरह से जो रेट है वो बढ़ेगा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ रहा खास, ऑलमोस्ट क्या रह रही है? वो कांस्टेंट रह रही है। जबकि जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, यानी कि जो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स हैं वो आपके पास क्या हो रहे हैं? लगभग डबल हो रहे हैं, डबल टू ट्रिपल हो रहे हैं यू कैन से। इस वजह से जो रेट है वो कितना हो रहा है? 2 से 3 गुना हो रहा है। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन क्वांटिटेटिवली, एक्चुअली कितना उस पर असर पड़ेगा। तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन को। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्वांटिटेटिवली ऑन द बेसिस ऑफ द आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है आपके पास? रेट कांस्टेंट K is equal to A into e to the power minus EA over RT। कि आपको पता है कि क्या है? ये रेट कांस्टेंट है, तो K is a rate constant, rate constant। A क्या है आपके पास? that is a frequency factor, frequency factor। यहां हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कह सकते हैं इसको, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और ये वाला जो आपके पास हो गया पोर्शन, ये क्या हो गया आपका? एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसमें आपके पास क्या है? EA है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी है, R आपके पास है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड T इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की आपको वैल्यू पता है, R कितना होता है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल।
E ये क्या हो गया एक्टिवेशन एनर्जी और T क्या हो गया टेम्परेचर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों तरफ आप क्या ले लेंगे नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो क्या होगा नेचुरल लॉग लेने के बाद ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln e टू द पावर माइनस ea ओवर RT। तो ये पोर्शन आपका आगे आ गया। तो क्या बन गया आपके पास ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ea ओवर RT। और जबकि ln e की वैल्यू कितनी होती है क्योंकि यहाँ पे बेस आपका e है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1। तो अगर जो मैं इसको लिखूं लॉग की टर्म में ये नेचुरल लॉग है आपके पास लॉग टू द बेस 10 लिखूं तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं आप 2.303 से जो कि e की वैल्यू होती है। तो log k कितने से मल्टीप्लाई कर दिया इसको आपने 2.303 से इज इक्वल टू log a माइनस तो ये मल्टीप्लाई किया था यहाँ डिवीजन में आ गया आपके पास ea ओवर 2.303 RT। अब आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर ये चीज तो आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर है टेम्परेचर पे कोई असर नहीं है इस चीज का ऑलमोस्ट ये क्या है कांस्टेंट रहेगा। एक्टिवेशन एनर्जी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती जब तक आपको दिया ना गया हो। तो ए भी कांस्टेंट है ईए भी कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कौन है आपका वेरिएबल है log k और कौन है टेम्परेचर। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में log k के बीच में और किसके बीच में 1/t के बीच में तो क्या मिलेगा आपको स्ट्रेट लाइन with a negative slope that is this and y intercept is equal to log a। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं लीनियर इक्वेशन मिल गई आपको किसके बीच में log k के बीच में जो कि आपका y हो गया y is equal to mx plus c। if you plot the graph between the log k and 1 upon t another variable that is x you will get a straight line with a नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप कैसे बनेगा जब ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। तो लेट दिस एंगल इज थीटा तो स्लोप कितना हो गया tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया ये माइनस ea ओवर 2.303 r एंड y इंटरसेप्ट क्या आपका log a है। तो ये वाला जो पोर्शन आपका आया वो क्या आ गया आपका log a हो गया। तो इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं किसके बीच में log k के बीच में और किसके बीच में 1/t के बीच में। अब हम इसको और सिंपलीफाई करते हैं। मैंने अभी कहा आपको कि a की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है जब तक आपको दिया ना गया हो। इसी तरह से ea की वैल्यू भी क्या है कांस्टेंट है। तो अगर जो मैं तो डिपेंड कौन कर रहा है टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट ही डिपेंड कर रहा है। तो लेट दैट एट टेम्परेचर T1 द रेट कांस्टेंट इज K1। तो कितना आ गया आपके पास ln K1 is equal to ln a minus ea over RT1। ये इक्वेशन होगी आपकी टेम्परेचर किस पे T1 पे। ऐसे ही रेट कांस्टेंट की वैल्यू K2 है एट टेम्परेचर T2 तो ln K2 is equal to ln a कांस्टेंट टर्म है माइनस ea अपॉन RT2। तो अगर जो मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं 2 - 1 कर देता हूं 2 - 1 इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन 1 तो क्या मिलेगा आपको ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका ये पोर्शन क्या रहेगा आपका नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो कितना हो गया आपके पास ea ओवर RT1 माइनस ea ओवर RT2। तो ये क्या बन गया आपका log a माइनस log b क्या होता है log a अपॉन b। तो ln कितना हो गया आपके पास k2 अपॉन k1 इक्वल टू यहां से कॉमन क्या आ गया आपका ea अपॉन r कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा 1/t1 माइनस 1 अपॉन t2। अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं log टू द बेस 10 में। तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से जो कि e की वैल्यू होती है। तो कितना हो गया आपके पास log k2/k1
इज इक्वल टू कितना हो गया ये EA, तो ये 2.303 नीचे आ जाएगा 2.303 R, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो दैट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द आर्हेनियस इक्वेशन कि आपको दो टेम्परेचर दे रखे होंगे कि टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट कितना आपका K2 है, टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट कितना आपका K2 है, तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। तो इस तरह से हम एक्टिवेशन एनर्जी के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।